हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरुआत करते हैं जो काफ़ी बच्चों के लिए थोड़ा सा नाइटमेयर टाइप का टॉपिक होता है, और ये टॉपिक उनके कंफर्ट जोन में नहीं होता। अब क्योंकि जेई एस्पिरेंट जो होता है उसके लिए ये टॉपिक कंफर्ट जोन में नहीं होता, तो ये बात जो जेई एडवांस और मेंस का पेपर सेटर्स होते हैं उनको अच्छे से पता होती है कि मैकेनिक्स जो है वो ऑलमोस्ट हर जो जेई एस्पिरेंट है, मतलब अगर मैं बोलूँ 60% एस्पिरेंट्स हैं, उनकी मैकेनिक्स ठीक ठाक होती है। पर जो ये पीछे वाले टॉपिक्स हैं जैसे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इसमें वो लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं क्योंकि ये कंफर्ट जोन में नहीं होता। और ये कंफर्ट जोन में इसलिए भी नहीं आ पाता क्योंकि इतनी डेप्थ ऑफ नॉलेज इसमें बच्चों को नहीं मिल पाती, क्योंकि ये कई जो टीचर्स हैं उनके ही कंफर्ट जोन में नहीं होता टॉपिक। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से करेंगे तो जेई में आप ये मान लीजिए कि कम से कम एटलीस्ट विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन से अगर देखें तो अब मैं ये कहता हूँ कि ऑन एन एवरेज एक सवाल 100% आता है हर साल। ठीक है, तो आप मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उम्मीद है पूरी पूरी आने की। तो ये टॉपिक को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, और ऑब्वियसली हमें एज अ जेई एस्पिरेंट ये हमारा ड्यूटी है कि हम एक एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ें। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस भी आपको बड़े मज़ेदार लगेंगे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक है सरफेस टेंशन। तो यहाँ बच्चों आपने सुना होगा वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस। तो मैं इसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ये वुड है, वुड की दो प्लाई हैं और ये बीच में फेविकॉल है। तो ये जो फेविकॉल है ये वुड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर जो फोर्स लगाएगी वो होगी एडहेसिव फोर्स, और यहाँ इस साइड भी जो फेविकॉल वुड के मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स लगाएगी वो होगी एडहेसिव फोर्स। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि एडहेसिव फोर्स जो होती है वो डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली वीक वंडरवॉल फोर्स होती है। ठीक है, ये हम सब ने विस्कोसिटी में भी पढ़ा है। और कोहेसिव फोर्स जो होती है वो सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली वीक वंडरवॉल फोर्स होती है। मतलब अगर ये जो फेविकॉल की बात करूं तो ये फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, वो फोर्स है कोहेसिव। और ये जो वुड पे लगा रहे हैं वो फोर्स है एडहेसिव। तो अब आप ये गौर कीजिए कि अगर इक्विलिब्रियम की बात करें कि ये दोनों जो वुडन प्लाई हैं ये एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में चिपकी हुई हैं, तो ये तब होगा जब आप गौर करेंगे कि जो इस साइड से, अगर मैं इस वुडन प्लाई को बनाऊं तो इस साइड से जो ये फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये मॉलिक्यूल्स, और इधर फेविकॉल के आगे दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स, तो ये जो फेविकॉल के मॉलिक्यूल इस पर कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ। समझ रहे हैं आप? मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बना देता हूँ कि ये जो वुड है, लेट सपोज ये वुडन प्लाई हम बनाते हैं एक अच्छी सी ठीक है, और यहाँ पे हम बनाते हैं फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इन मॉलिक्यूल्स पे जो आगे वाले मॉलिक्यूल हैं वो लगा रहे होंगे कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एफ कोहेसिव, और इन पे वुड लगा रहा होगा एडहेसिव फोर्स, एफ एडहेसिव, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में बराबर होंगे। एफ कोहेसिव होगा एफ एडहेसिव के बराबर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में हम इन फोर्सेस को इक्वेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि हम सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनके बीच में जो फोर्स लगती है ऑब्वियसली वो कैसी होती है, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि वो सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें आपस में कोहेसिव फोर्स लगती है। तो अगर मैं एक ये क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखाऊं, एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है उसका, तो आपको दिखेगा कि ये जो मॉलिक्यूल है अंदर, ये मॉलिक्यूल पे चारों तरफ से जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कोहेसिव फोर्स लगाएंगे, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल जो है वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल रेस्ट पे है तो जो नेट फोर्स है इस पर ज़ीरो है, बट जो टॉप सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उन पर आप देखेंगे कि जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से कोहेसिव फोर्सेस लगा रहे हैं। तो अगर मैं ये आपको इमेजिन करवाऊं कि जैसे ये जो मॉलिक्यूल है इस पर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स चारों तरफ एक स्फेरिकल वॉल्यूम में फैले हुए हैं, और चारों तरफ से वो उस स्फेरिकल वॉल्यूम में कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। पर क्योंकि इसमें इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो एक जो हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम है नीचे, वहाँ पर इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फैले हुए हैं, और वो इस पर कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं चारों तरफ। तो अब आप ये देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल पर एक नेट फोर्स नीचे की तरफ डेवलप हो रही है। अब जब ये ऑब्वियसली ये जब नीचे जाने की कोशिश करता है, तो नीचे जाने की कोशिश में आप देखेंगे कि कुछ ऐसा होता है कि ये मॉलिक्यूल जब ऐसे ऑब्वियसली नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये थोड़ा एक वी टाइप का बनेगा, ये जैसे मॉलिक्यूल है। तो इस पर जो टॉप वाले फोर्सेस हैं जो इसके पड़ोसी मॉलिक्यूल लगा रहे हैं जो सरफेस पे हैं, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, तो ये थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पे जो ये ऊपर की दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो इस फोर्स को बैलेंस कर लेता है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल हमेशा सरफेस पे रहता है, पर इसकी टेंडेंसी हमेशा नीचे जाने की होती है, क्योंकि इस पर एक नेट फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब होता क्या है कि ये सबसे पहले आपने समझा कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उन पर किस तरीके से कोहेसिव फोर्स एक्ट करता है। और आप ये गौर कीजिए कि अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं इस कंटेनर का, और मैं एक ये एल लेंथ के मॉलिक्यूल्स ले लिया, मैंने एक इमेजिनरी लेंथ मानी एल, और इस लेंथ में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पर कोहेसिव फोर्स ऑब्वियसली दोनों तरफ लग रही होगी, और इनफैक्ट यहाँ भी लग रही होगी, ऊपर ऊपर टेढ़ी इस तरीके से। पर मैं सिर्फ एक साइड वाली कोहेसिव ये ले रहा हूँ, और ये भी पीछे कोहेसिव होगी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एल लेंथ पर, इन पर कोहेसिव फोर्स लग रही है चारों तरफ से। तो आप ये गौर कीजिए कि क्योंकि इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, तो ये एक चेन बनी हुई है, ये सारे मॉलिक्यूल एक चेन बना के बैठे हैं, ये आप इमेजिन कीजिए। और ये जो चेन है, और ये चेन की वजह से एक ये मेम्ब्रेन बन गई सरफेस पे। ये मेम्ब्रेन जो है ये किसी भी मॉलिक्यूल को नीचे जाने से रोकती है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो मैं अगर आपको इसको और एक इजी व्यू इसका आपको दूं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक प्लास्टिक की शीट को इमेजिन कीजिए कि एक प्लास्टिक की पॉलीथिन या शीट है, उसको चार लोग खींच रहे हैं चारों तरफ से, स्क्वायर शेप में वो शीट है, और चारों तरफ से चार लोग उसे खींच रहे हैं, और वो एकदम टाइट है, मतलब एकदम स्ट्रेच्ड, एकदम खिंची हुई है। तो आप इमेजिन करेंगे कि किसी एक मॉलिक्यूल की हालत उसमें क्या होगी कि किसी भी एक मॉलिक्यूल पे चारों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल खिंच रहा है चारों तरफ से, ठीक है, और वो जो प्लास्टिक की फिल्म है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से उसे इमेजिन कीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आप सोचिए कि हम एक मॉलिक्यूल को हटा दें उस में से, तो आप देखेंगे कि वो पूरी प्लास्टिक की फिल्म फट जाएगी, और वो चेन टूट जाएगी। अगर हम उसमें बीच में एक प्रिक कर दें तो वो पूरी फट जाएगी फिल्म, और चेन टूट जाएगी। तो ये इंडिकेशन है कि इसी तरीके से लिक्विड का फ्री सरफेस काम करता है। यानी लिक्विड का फ्री सरफेस जो है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है,
जो हमेशा अपने फ्री सरफेस एरिया को कम करना चाहती है। अब देखिए ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उन पे नेट फोर्स कोहेसिव नीचे की तरफ लग रही है, तो उनकी टेंडेंसी हमेशा नीचे की तरफ जाने की है। तो अगर वो मॉलिक्यूल्स नीचे जाना चाह रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर सारे मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे तो जो सरफेस है वो उसका अपना एरिया ज़ीरो हो जाएगा, यानी वो सरफेस अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। अब अगर मैं सिंपल यहाँ पे बात करूँ तो मैं सरफेस टेंशन को डिफाइन करूँगा कि सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है और लिक्विड होना चाहिए रेस्ट पे। अब ये भी हम आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों। और ये प्रॉपर्टी जो है ये लिक्विड के सरफेस की है, यानी जो सरफेस एयर से कांटेक्ट में है। तो वो सरफेस जो है जो एयर से कांटेक्ट में है, हम इसे फ्री सरफेस भी बोलेंगे। तो वो सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और वो हमेशा अपने फ्री सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ये प्रॉपर्टी लिक्विड की कहलाती है सरफेस टेंशन। ठीक है बच्चों, तो मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा बहुत इसका अच्छा आइडिया हो गया होगा, और मैं अभी आपको आगे और अच्छा आइडिया इसका दूंगा इवेंचुअली इसी वीडियो में। अब हम अगर बात करें, सबसे पहले कुछ बातें डिस्कस करते हैं कि जो ये मैंने लिखी हैं कि कोहेसिव फोर्स क्या होती है, वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। फिर मैंने यहाँ पे यही डिस्क्राइब किया है कि द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड आर ऑल्सो पुलिंग द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स बाय कोहेसिव फोर्सेस, एंड हेंस द सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और फिल्म which always tends to minimize its surface area. This property of surface of the liquid is called as surface tension. तो ये प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन कहलाती है, ये हमने बात करी। और सरफेस टेंशन हमेशा लिक्विड के सरफेस का फिनोमिना है, ये लिक्विड के अंदर नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर जो है मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स चारों तरफ से ज़ीरो है। ठीक है ना। अब सरफेस टेंशन जो है वो ओरिजिनेट जो होती है वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है ऑब्वियसली। और अगर मैं बात करूं कि सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये देखेंगे कि जैसे अगर मैं लिक्विड सरफेस का टॉप व्यू बना रहा हूँ, ये आप टॉप व्यू देख रहे हैं, तो इस टॉप व्यू में आप ये कुछ मॉलिक्यूल्स को इमेजिन कीजिए। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक एल लेंथ की लाइन पे अरेंज्ड हैं, आप इमेजिन कीजिए। तो जो न्यूमेरिकली अगर मेरे को सरफेस टेंशन, देखिए सरफेस टेंशन वैसे तो एक प्रॉपर्टी है, पर अगर मुझे उसे न्यूमेरिकली लिखना है तो मैं उसे मतलब मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं उसे लिखूंगा द टोटल कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस मैं बोलूँगा द टोटल कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल्स सिचुएटेड इन एल लेंथ पर यूनिट दैट लेंथ। यानी अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं कि आप इमेजिन कीजिए एक एल लेंथ में मॉलिक्यूल्स हैं और उन पर एक, देखिए वैसे उन पर नेट कोहेसिव फोर्स सरफेस पर ज़ीरो ही होती है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल को चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, पर हमें किसी भी एक तरफ की कोहेसिव फोर्स लेना है पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट लाइन। तो मैथमेटिकली सरफेस टेंशन मैं बोल सकता हूँ कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं उन पर जो कोहेसिव फोर्स लग रही है किसी भी एक डायरेक्शन में, है ना, पर यूनिट उन लेंथ, पर यूनिट वो लेंथ जिसमें वो मॉलिक्यूल सिचुएटेड है। तो सरफेस टेंशन इज मैथमेटिकली equal to the total cohesive force acting on the molecule situated on particular length of the surface of the liquid per unit that length. अब सरफेस टेंशन जो है वो उसकी यूनिट अगर अपन बात करें तो वो न्यूटन पर मीटर होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है सरफेस टेंशन। ठीक है। और जो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी वही यहाँ मैंने डिस्क्राइब की है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन विच ऑलवेज टेंड्स टू मेक इट्स फ्री सरफेस एरिया ज़ीरो। अब सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है और वो लिक्विड के अंदर नहीं होती, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई।
अब हम यहाँ बात करते हैं कि हम ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि जो एरिया है वो मिनिमाइज होने की टेंडेंसी रखता है, फ्री सरफेस एरिया। तो मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ कि आप एक रूम में, मानिए कि आपने एक रूम में, स्क्वायर रूम है, और स्क्वायर रूम में फ्लोर से आधी ऊंचाई पे, मान लीजिए कि जो रूफ है वो एच हाइट पे है, तो h/2 हाइट पे आपने इस रूम के जो सरफेस एरिया है, मतलब अगर मैं बात करूं कि जो रूम का फ्लोर है उसका एरिया अगर देखें, तो उतने एरिया का आपने एक पॉलीथीन लिया, और उस पॉलीथीन को आपने रूम के चारों दीवारों पे कील से फिक्स कर दिया, नेल से फिक्स कर दिया, ठीक है, एकदम टाइटली खींच के। तो मैं, और उस पर आपने एक ब्रिक रखी, एक ईंट रख दी, और उस ब्रिक की वजह से वो पॉलीथीन थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इस ब्रिक की वजह से इस पॉलीथीन पे जो नीचे फोर्स लग रहा है कोहेसिव, इनफैक्ट ये जो mg लग रहा है, ये अब क्योंकि रेस्ट पे है तो हम बोल सकते हैं कि जो ये फोर्सेस होंगे, टेंशन, जो पॉलीथीन में टेंशन डेवलप होगी, इसके जो दो कंपोनेंट ऊपर आएंगे वो इस mg को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक बड़ी ब्रिक और रख दी, ज़्यादा मास की ब्रिक रख दी, तो ये और थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी पॉलीथीन, पर फिर भी एंगल बढ़ जाएगा, फिर भी ये बैलेंस करेंगे टी के कंपोनेंट्स, इसको, mg को। अब टी अलग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्रिक को गिरने नहीं देंगे। पर अगर मैं ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखते जाऊंगा, तो एक वक्त आएगा जब ये सारी नेल्स, इधर देखिए जो पॉलीथीन है वो फट जाएगी बीच में से, इधर ये नेल्स निकल जाएंगी सारी, और ये पॉलीथीन गिरेगी, और जब ये गिरेगी नीचे तो ये फोल्ड होके गिर जाएगी। आप इसको इमेजिन कीजिए, मतलब जो इसके एजेस हैं वो नीचे फोल्ड होके गिर जाएंगे, है ना। तो ये आपने देखा कि ये अपने एरिया को मिनिमम बनाने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली सेम सरफेस टेंशन में होता है। तो सरफेस टेंशन में जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, इन पर क्योंकि एक नेट फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगती है, तो ये हमेशा अपने एरिया को मिनिमम बनाने की कोशिश करते हैं, और ये नीचे जाने की कोशिश करते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, देखिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी उन लिक्विड्स की है जो रेस्ट पे हैं, और जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उस पर ये प्रॉपर्टी होती है। अब अगर मैं आगे कुछ सरफेस टेंशन की डिटेल में बातें करूं, तो मैं सबसे पहले आपको ये भी बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों बार बार बोल रहा हूं कि ये जो मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड रुके हुए हैं, रेस्ट पे हैं, या रेस्ट वाले फ्रेम में हैं, उसमें ही वैलिड होती है। फ्लोइंग लिक्विड में डोमिनेट नहीं करती सरफेस टेंशन। देखिए होती तो है पर डोमिनेट नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है कि आप सोचिए कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहे हैं, तो फ्लो होने की वजह से जो है वो एक दूसरे को सरफेस टेंशन की कोहेसिव फोर्स से पकड़ के बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं रैंडमली इधर उधर, तो वो स्टिल बैठे हुए नहीं हैं, तो वो एक दूसरे को होल्ड नहीं रख पाते। अब क्योंकि वो होल्ड नहीं रख पाते, तो ये फिल्म और ये चेन नहीं बन पाती सरफेस पे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो फ्लोइंग लिक्विड है उसमें डोमिनेट नहीं करती सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन डोमिनेट करती है स्टैटिक लिक्विड में, जो कि या तो फ्लो नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक कंटेनर है, वो उसमें एक लिक्विड है और वो पूरा कंटेनर मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप कंटेनर के अंदर अगर बैठे हैं तो आप भी मूव कर रहे हैं, तो उस फ्रेम में वो लिक्विड रेस्ट पे ही है और फ्लो नहीं कर रहा, तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर भी सरफेस टेंशन होगी। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि फ्लोइंग लिक्विड में वैलिड नहीं होती। अब दूसरा इफेक्ट आता है सरफेस टेंशन जो है उसका टेम्परेचर से क्या लेने देना है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप खुद सोचिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं सरफेस पर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो इधर उधर भागेंगे, ठीक है ना। अब वो इधर उधर भागेंगे तो वो एक दूसरे को होल्ड करके चेन बना के नहीं बैठ पा रहे हैं, तो इस वजह से
होगा ये कि इस वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस टेंशन नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, और हम इसलिए कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने से लिक्विड के सरफेस टेंशन कम होता है। अब सरफेस टेंशन का अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हमने देखा है हमेशा कि आप अगर लेट सपोज आप एक बचपन में हम रिंग से खेलते थे, तो एक रिंग अगर मैं आपको बताऊं कि हम हम बचपन में रिंग से बबल बनाते थे, ये सबने किया है, और इसमें हम सोप सॉल्यूशन में डुबो देते हैं और फिर इसमें ब्लो करते हैं तो ये एक बबल बनता है। तो आपने देखा होगा कि बबल स्क्वायर निकलता है। कभी अगर आपने रिंग को स्क्वायर ले लिया, बबल जो है वो स्फेयर निकलता है, सॉरी। तो कभी अगर आपने रिंग को जो है वो स्क्वायर ले लिया और इसको ब्लो किया तो भी यहाँ से बबल स्फेयर ही निकलेगा। तो कई बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि रिंग से जो है वो बबल कैसा बनता है, तो वो बोलते हैं इसको स्फेरिकल बनता है, और यहाँ पे मैं पूछता हूँ तो कहते हैं कि क्यूबिकल बनेगा। तो ये एक डम्ब आंसर हुआ। ऑब्वियसली ये हमने सबने देखा है कि ये स्फेरिकल बबल ही बनता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं अगर आपको एक सिंपल मेंसुरेशन की बात बताऊं कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम का क्यूब, स्फेयर, कोन ये सब ले लेंगे तो जो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो स्फेयर का होता है। ऑब्वियसली अगर आप वॉल्यूम इक्वल ले रहे हैं तो मिनिमम सरफेस एरिया स्फेयर का होता है। तो इसीलिए, और क्योंकि जो बबल बनता है उसके अंदर भी हवा होती है और बाहर भी हवा होती है, और बीच में वो बबल की थिन सोप सॉल्यूशन की, लिक्विड की एक लेयर होती है। तो उसकी वजह से जो बबल बन रहा है, अगर हम एक बबल को बनाएं तो ये जो बबल है, लेट सपोज थोड़ा इसको मैं और थिक बनाता हूँ, तो ये जो ये लेयर है ये लिक्विड की लेयर है, और अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है। तो क्योंकि ये लिक्विड के लेयर में सरफेस टेंशन होगी, क्योंकि दो फ्री सरफेसेस अंदर भी बाहर भी, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से ये लिक्विड का फ्री सरफेस हमेशा अपने एरिया को मिनिमम बनाने की कोशिश करेगा। और जैसा कि हमने बात करी है कि जो बबल होता है, स्फेयर होता है, उसका गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा, सबसे मिनिमम होता है, इसलिए बबल हमेशा स्फेरिकल बनता है। दूसरी बात, आपने ऑब्वियसली सोप एक्शन पढ़ा है केमिस्ट्री में, सोडियम एसीटेट आयंस, उसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, पर मैं आपको ये बताता हूँ कि उसमें डर्ट एक्शन में आपने देखा होगा कि जो कुछ मॉलिक्यूल हैं वो उसमें डर्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और डर्ट को रिमूव कर देते हैं उससे, कपड़ों से। तो ये जो सोप एक्शन होता है इसके लिए भी सरफेस टेंशन का एक रोल होता है कि आप जब पानी में कपड़ों को डिप कर देंगे, वेट कर देंगे, तो उस पर एक लिक्विड की पानी की फिल्म बन जाती है, जिसकी वजह से वो सोप जो सोडियम एसिटेट आयन है उनको डर्ट एक्शन करने के लिए अंदर नहीं जाने देती। तो उसकी वजह से डर्ट एक्शन नहीं हो पाता, तो इसलिए उसकी सरफेस टेंशन को, पानी की सरफेस टेंशन को कम करने के लिए कई बार आपने गौर किया होगा कि हम गर्म पानी से कपड़ों को धोते हैं। तो गर्म पानी से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है और इजीली जो डर्ट एक्शन है वो हो पाता है और कपड़े अच्छे धुलते हैं। और एक ऑब्वियसली एक और बात है दूसरी, कि हम जब भी कोई सॉल्यूबल इम्प्योरिटी मिला देंगे पानी में तो उसकी सरफेस टेंशन कम होगी, क्योंकि वो जो इम्प्योरिटी आपने मिलाई है अगर वो डिज़ोल्व हो गई तो वो H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएगी, और इसीलिए H2O मॉलिक्यूल्स की जो कोहेसिव फोर्स है आपस में वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिज़ोल्वेबल इम्प्योरिटी मिलाने से लिक्विड की सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। जैसे हम सोप को मिलाते हैं पानी में तो नॉर्मल वाटर के बबल्स नहीं बनते क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन बहुत हाई होती है,
पर जब आप पानी को हल्का सा गर्म करके उसमें वो मिला देंगे आप सोप, तो गर्म करने से भी सरफेस टेंशन डिक्रीज हुई है और सोप मिलाने से भी सरफेस टेंशन डिक्रीज हुई है। तो इन दोनों एक्शन की वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाती है और इजीली बबल्स बन पाते हैं। क्योंकि देखिए बबल्स तभी बनेंगे जब सरफेस टेंशन को आप कम कर रहे हैं, क्योंकि बबल बनाना एक ऐसा एक्शन है जिसमें आप सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। तो अगर सरफेस टेंशन कम होगी तो ही बबल अच्छे से बन पाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। पर यहाँ एक एक्सेप्शन होता है कि जो सॉल्ट है, ये NaCl, रॉक सॉल्ट, इसको जब आप मिलाएंगे पानी में, तो इसको मिलाने से पानी का सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। अब इसका रीज़न ये होता है कि आप ये गौर कीजिए, जब आप NaCl को मिलाएंगे पानी में तो वो Na+ और Cl- में टूट जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स Na+ और Cl- जब पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये जो लिक्विड के H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाते हैं, तो इनसे होता ही है कि यहाँ पर इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करता है आपस में, Na+ Cl-, तो वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक वंडरवॉल फोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और इसलिए ये सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये पूरी फिल्म को अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाइंड करके रखते हैं। तो NaCl या कोई ऐसा कंपाउंड मिलाने से जो आयनिक है, सरफेस टेंशन लिक्विड की बढ़ जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों कि सरफेस टेंशन हमेशा देखिए, जब भी मैं ये बोलूँगा सरफेस टेंशन, तो वो होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर जब भी मैं बोलूँगा सरफेस टेंशन फोर्स, तो उसका मतलब होगा कोहेसिव फोर्स, क्योंकि कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ही तो सरफेस टेंशन फोर्स होती है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन आप अज्यूम कीजिए, इस लाइन के हमेशा मॉलिक्यूल पर परपेंडिकुलरली एक्ट करती है सरफेस टेंशन। तो हम इसके परपेंडिकुलर किसी एक साइड के मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लिख दें और पर यूनिट लेंथ लिखेंगे तो वो सरफेस टेंशन आएगी। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक यू शेप का वायर है, इस वायर पे हमने एक मूवेबल वायर और लगा दिया जो स्लाइड हो सकता है इस वायर पे, और यहाँ इसको हमने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब ये आप देखिए कि ये जो लिक्विड की फिल्म बन रही है एक, ये फिल्म, तो इस फिल्म के ऊपर भी हवा है और नीचे भी हवा है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि दो फ्री सरफेस हैं, एक तो ऊपर और एक नीचे। तो जब आप यहाँ सरफेस टेंशन लिखेंगे, तो मान लीजिए कि ये लेंथ है L, तो जब आपको इस पे सरफेस टेंशन की फोर्स लिखनी है Fc, तो आप ऊपर भी Fc आएगा और नीचे भी Fc आएगा, और ऊपर वाला Fc होगा T×L, नीचे वाला Fc होगा T×L। तो टोटल जो सरफेस टेंशन की फोर्स होगी वो होगी 2T×L। तो हम ये डायरेक्ट बोलेंगे कि अगर दो फ्री सरफेस है तो हम सरफेस टेंशन को 2T ले रहे हैं, तो उसका यही मतलब है कि हम दोनों फोर्स को एक साथ गिन रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बबल जो होता है, तो बबल के अंदर भी हवा होती है, बाहर भी हवा होती है, तो बबल में आप फ्री सरफेस को दो फ्री सरफेस गिन सकते हो, ठीक है ना। अब एक ये सिनेरियो आप देखिए कि ये एक वायर का फ्रेम है, जिसके ये दोनों वायर तो सीधे हैं और ये थोड़ा सा ऐसा है आर्बिटरी शेप का। इस पे इसको हमने सोप सॉल्यूशन में डिप करके एक लिक्विड की फिल्म बना दी। तो हमें बताना है कि ये जो लग रहा है पूरा, ये जो वायर है आर्बिटरी शेप का, इस पर नेट फोर्स किस तरफ लग रही होगी और कैसी होगी। तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसमें एक छोटा सा DL एलिमेंट मान लेता हूँ, ये DL एलिमेंट, तो इस पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, अब देखिए मैं ये आपसे क्या कह रहा हूँ, आप गौर कीजिए कि ये जो वायर है, इस वायर के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल अलग अलग मटेरियल हैं। तो ये अलग अलग मटेरियल हैं, तो एक दूसरे पर एडहेसिव फोर्स लगाएंगे, पर वो एडहेसिव फोर्स ऑब्वियसली वायर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल पे लगा रहा होगा वो ये होगा, पर वो एडहेसिव फोर्स न्यूमेरिकली इस कोहेसिव फोर्स के बराबर ही होगा, क्योंकि ये रेस्ट पे है सिस्टम। तो हम जो निकाल रहे हैं, हम वो एडहेसिव फोर्स निकाल रहे हैं और वो न्यूमेरिकली कोहेसिव फोर्स ही होगा। तो अगर मैं DF बोलूँगा, ये जो DF फोर्स है,
ये होगा सरफेस टेंशन। मान लीजिए ए की फ्री सरफेस है और सरफेस टेंशन टी है, तो टी इंटू डी एल हो जाएगा। अब डी एफ के ऑब्वियसली दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा, और ये एंगल थीटा होगा। तो डी एफ का ये कंपोनेंट होगा डी एफ साइन थीटा, और डी एफ का ये कंपोनेंट होगा डी एफ कॉस थीटा। तो जो डी एफ होगा, अगर मैं डी एफ साइन थीटा की बात करूं तो इसकी वैल्यू आएगी, अगर इसे इंटीग्रेट कर दें तो हम कहते हैं कि ये टोटल एक्स वाला सरफेस टेंशन का फोर्स आ जाएगा। तो डी एफ की वैल्यू है टी डी एल साइन थीटा। और आप देखेंगे कि ये जो डी एल है, डी एल साइन थीटा डी वाई है, तो ये आप बोल सकते हैं ये होगा टी इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे डी एल साइन थीटा को हम डी वाई लिख सकते हैं, और टी तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा टी इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन। और डी वाई का इंटीग्रेशन अगर आप लिमिट देखेंगे तो आप लगाएंगे y1 से y2, यहाँ से यहाँ। तो डी वाई का इंटीग्रेशन टी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, टी एक्स वाली फोर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टी इंटू y2 माइनस y1। और इसी तरीके से अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे डी वाई वाली फोर्स निकालने के लिए डी एफ कॉस थीटा को, तो डी एफ की वैल्यू है टी इंटू डी एल और ये कॉस थीटा, और टी अगर बाहर आ जाएगा, और डी एल कॉस थीटा आप देखिए कि ये डी एक्स है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया डी एक्स। तो इंटीग्रेशन डी एक्स होगा x1 से x2, तो ये जाएगा t इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये बच्चों ये हो जाएगा हमारा फोर्स जो कि y में लग रहा है इस रिंग पर, इस आर्बिटरी शेप के वायर पर। तो ये तो आप इम्पॉर्टेंट ध्यान रख सकते हैं कि अगर शेप आर्बिटरी है तो इस वायर पर टोटल x वाली फोर्स निकालने के लिए इसकी y वाली लेंथ इंटू सरफेस टेंशन, और अगर ये शेप आर्बिटरी है तो इस पर टोटल y वाली फोर्स निकालने के लिए इसकी x की परपेंडिकुलर लेंथ इंटू सरफेस टेंशन। और ये बात आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैं इस फिल्म का वो बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप ये गौर कीजिए, मैं थोड़ा इसको छोटा बनाता हूँ इस तरीके से कि ये अगर इस तरीके से ये फिल्म है, कोई भी आर्बिटरी शेप आप मान लीजिए ये, तो ये जो फिल्म है इस फिल्म पर यहाँ से जो फोर्स होगी, ठीक है ना, ये एफ एक्स, यहाँ पे जो फोर्स होगी नीचे ये एफ वाई, ठीक है ना, और ये जो नेट फोर्स होगी एफ, ये क्योंकि इक्विलिब्रियम में होगा तो एफ का ये कंपोनेंट एफ एक्स के बराबर होगा और एफ का वाई कंपोनेंट एफ वाई के बराबर होगा। तो ये भी आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो बच्चों ये मैं बेसिक्स मैंने आपको सरफेस टेंशन के क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे। थैंक यू।